Good day to all of you students. Today I shall teach you class 10th history, chapter 3rd. Name of the chapter is The Making of a Global World, and it's a part 8th of this chapter. Student, part 8 start from here. The US was also the industrial country most severely affected by the depression. और स्टूडेंट यूएस वाज आल्सो द इंडस्ट्रियल कंट्री, और जो यूएस था इसमें भी इंडस्ट्रियल थी, बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी, और यहाँ पे भी बहुत इफेक्ट हुआ था डिप्रेशन का। जो 1929 1930 में जो डिप्रेशन हुआ, इकोनॉमिक डिप्रेशन, तो स्टूडेंट यूएस पे भी इसका बहुत ज़्यादा असर हुआ। With the fall in price and the prospect of depression, US banks had also slashed domestic lending and called back loans. और कहते हैं स्टूडेंट विद द फॉल इन प्राइस, जब चीज़ों की कीमतें गिर गई, एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ द डिप्रेशन, और जब डिप्रेशन आ गया तो क्या हुआ स्टूडेंट, जो यूएस के बैंक थे हैड आल्सो स्लैश डोमेस्टिक लेंडिंग्स, और उन्होंने जो है डोमेस्टिक लेंडिंग जो है उन्होंने भी जो है पैसा देना जो है बंद कर दिया, एंड कॉल्ड बैक लोन्स, और उन्होंने जो लोन दिए थे उन्होंने पैसा मांगना शुरू कर दिया। तो 1929 में और 30 में क्या हुआ स्टूडेंट, जब इकोनॉमिक डिप्रेशन था तो यूएस जो था ये भी एक इंडस्ट्रियल कंट्री था, और यहाँ पे जब चीज़ों की कीमतें गिर गई और डिप्रेशन हो गया तो यूएस ने जो यूएस बैंक जो है लोन देता था स्टूडेंट, उन्होंने जो है लोन देना जो है बंद कर दिया, और उन्होंने जिनको लोन दे रखा था उन्होंने कहा कि हमारा पैसा जो है वापस करो, कॉल्ड बैक लोन्स मांगे उन्होंने। फार्मर कुड नॉट सेल देयर हार्वेस्ट, हाउस होल्ड वर रूइंड एंड बिजनेस कोलैप्स्ड, और कहते हैं फार्म्स कुड नॉट सेल देयर हार्वेस्ट, और जो फार्म्स थे जहाँ पे जो है फसलें लगती थी वो अपनी फसलों को बेच नहीं पाते थे, और उनके घर जो है वो बर्बाद हो चुके थे, बिजनेस जो है कोलैप्स हो चुके थे, ख़त्म हो चुके थे। फेस्ड विद फेलिंग इनकम मेनी हाउस होल्ड इन द यूएस कुड नॉट रीपे वट दे हैड बोरोड, और कहते हैं फेस्ड विद द फेलिंग इनकम, और कहते जब इनकम कम नहीं थी तो बहुत सारे घर थे जो यूएस में जो लोन जो है रीपे नहीं कर सके थे जो उन्होंने लिया था। डोमेस्टिक लेंडिंग होता है स्टूडेंट जो अपने ही देश के अंदर जो है लोन दिया जाता है, उधार दिया जाता है, उसको डोमेस्टिक लेंडिंग कहते हैं। तो इस तरह से कहते हैं जो बहुत सारे घर ऐसे थे, मैनी हाउस होल्ड इन द यूएस कुड नॉट रीपे, और बहुत सारे घरों में ऐसे थे जिन्होंने लोन लिया हुआ था, अब वो लोन नहीं चुका पा रहे थे, व्हाट दे हैड बोरोड, जो उन्होंने लिया हुआ था, एंड वर फोर्स टू गिव अप देयर होम्स, तो उनको मजबूर किया गया कि तुम लोन वापस नहीं कर रहे, अपने घर छोड़ दो, कारें दे दो अपने, एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, जो अंदर घर के अंदर चीज़ें यूज़ करते हैं वो भी दे दो। द कंज्यूमरिस्ट प्रॉस्पेरिटी ऑफ द 1920s नाउ डिसअपियर्ड इन ए पफ ऑफ डस्ट। द कंज्यूमरिस्ट प्रॉस्पेरिटी ऑफ द 1920s, कहते जो 1920 में जो प्रॉस्पेरिटी थी कंज्यूमर की, कहते जो चीज़ें कंज्यूम होती थी और जो प्रोग्रेस थी 1920 में, अब तो वो जो ख़त्म हो चुकी थी, ऐसे हो गई थी ये इन ए पफ ऑफ डस्ट, धूल की आंधी की तरह तो ख़त्म हो गई थी। एन अनएम्प्लॉयमेंट सोल्ड, कहते अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गई थी। पीपल ट्रस्ट लॉन्ग डिस्टेंस लुकिंग फॉर एनी वर्क दे कुड फाइंड, और लोग जो बड़ी बड़ी लंबी लाइनों में खड़े होते थे नौकरी के लिए, इंटरव्यू देने के लिए। अल्टीमेटली द यूएस बैंकिंग सिस्टम इट सेल्फ क्लस्ड, और आखिर में तो क्या हुआ स्टूडेंट, जो यूएस का बैंकिंग सिस्टम था वो भी ख़त्म हो चुका था। अनएबल टू रिकवर इन्वेस्टमेंट, और बैंक क्या थे, और जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था उसको रिकवर नहीं कर पा रहे थे। कलेक्ट लोन्स, जो लोन थे वो नहीं इकट्ठा कर पा रहे थे, एंड रीपे डिपॉजिटर्स, और जो डिपॉजिट किया था उसको जिन्होंने डिपॉजिट किया हुआ था पैसा उनको लौटा नहीं पा रहे थे, रीपे नहीं कर पा रहे थे। थाउजेंड्स ऑफ बैंक्स वेंट बैंकरप्ट, और बहुत सारे बैंक जो थे वो तो दिवालिया हो चुके थे, एंड वर फोर्स टू क्लोज, और मजबूर हो गए थे, उन्होंने बैंक बंद कर दिए। द नंबर्स आर phenomenal. By 1933 over 4,000 banks had closed. Between 1929 and 1932 about 110,000 companies had closed. कहते नंबर्स आर phenomenal, नंबर भी कहते साधारण नहीं थे। 1933 में क्या हुआ, 4,000 बैंक बंद हो गए, और 1929 से 1932 तक जो है 1,10,000 कंपनियां जो है वो ख़त्म हो गई, कोलैप्स हो गई। By 1935 a modest economic recovery was underway.
इन मोस्ट इंडस्ट्रियल कंट्रीज़। और कहते हैं 1935 में जो है फिर स्टूडेंट एक मॉडेस्ट जो है इकोनॉमिक रिकवरी हुई अंडर द वे इन मोस्ट इंडस्ट्रियल कंट्री। बहुत सारी इंडस्ट्री कंट्री में जो है इकोनॉमिक रिकवरी जो है शुरू हो गई स्टूडेंट 1935 में। बट द ग्रेट डिप्रेशंस वाइडर इफेक्ट ऑन सोसाइटी, पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन एंड ऑन पीपल्स माइंड प्रूव्ड मोर एंड्योरिंग। परंतु कहते ये जो बहुत ग्रेट डिप्रेशन था, कहते 1935 में इकोनॉमिक रिकवरी तो हो गई, लेकिन जो ग्रेट डिप्रेशन था ना स्टूडेंट, उसका इफेक्ट सोसाइटी पे था, पॉलिटिक्स पे था, इंटरनेशनल रिलेशंस पे था, और लोगों के दिमागों में जो है ये भी प्रूव हुआ कि बहुत ही एंड्योरिंग था, जो उन्होंने बहुत ही बर्दाश्त किया। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन। अब हम पढ़ेंगे भारत और भारत के ऊपर जो है ग्रेट डिप्रेशन का क्या इफेक्ट था। If we look at the impact of the depression on India, we realize how integrated the global economy had become by the early 20th century. कहते इफ़ वी लुक एट द इम्पैक्ट, अगर हम इम्पैक्ट देखते हैं स्टूडेंट डिप्रेशन क्या इम्पैक्ट थे भारत में, तो हम क्या महसूस करते हैं, हाउ इंटेग्रेटेड द ग्लोबल इकॉनमी। पहले तो हम ये देखते हैं कि ग्लोबल इकॉनमी किस तरह से इंटेग्रेट थी, किस तरह से ग्लोबल में जो है वर्ल्ड कंट्रीज़ जो थी एक दूसरे से जो है इकॉनमी से जुड़े हुए थे, had become the early, और ये 20वीं शताब्दी की बात है। The tremors of a crisis is one part of the world were quickly relate to other parts affecting lives, economies and societies worldwide. कहते जो जब ये ट्रेमर्स ऑफ क्राइसिस, जब ये अकाल पड़ा स्टूडेंट, जो जब ये अकाल का जो भय पड़ा था, ये तो कहते जो ये कहाँ कहाँ तक फैल गया। पहले जो है शुरू हुआ वर्ल्ड के एक पार्ट में शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे जो है दूसरे पार्ट्स में भी चला गया, और लोगों की ज़िंदगी पे अफेक्ट होने लगा, इकोनॉमी पे इफेक्ट होने लगा, और समाज के ऊपर जो है इसका बहुत बुरा असर होने लगा। In the 19th century, as you have seen, colonial India had become an exporter of agriculture goods and importer of मैन्युफैक्चरर। कहते हैं 19वीं शताब्दी में, तो आपको पता ही है स्टूडेंट, आपने देखा कि जब कॉलोनियल इंडिया था, जब यहाँ पे अंग्रेज़ थे भारत में, उस समय भारत क्या एक्सपोर्ट करता था स्टूडेंट, भारत एक्सपोर्ट क्या करता था, एग्रीकल्चर चीज़ें जो है एक्सपोर्ट की जाती थी, और इंपोर्ट करता था, इंपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, और इम्पोर्टर भी था, एक्सपोर्टर भी था भारत, और इम्पोर्टर भी था। जो एक्सपोर्टर था, जो एग्रीकल्चर चीज़ें थी वो बेची जाती थी, और इंपोर्ट करता था जो मैन्युफैक्चर होती थी, जो बन के आती थी। द डिप्रेशन इमीडिएटली इफेक्टेड द इंडियन ट्रेड। और जब ये डिप्रेशन हुआ 1929 में, तो ये तो बहुत ही इंडियन ट्रेड पे इसका बहुत ही ज़्यादा असर हुआ। इंडियाज़ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स नियरली हाफ्ड बिटवीन 1928-1934। और कहते जो भारत का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट था स्टूडेंट, वो 1928 से 1934 में जो है बिल्कुल आधा ही हो चुका था। एज इंटरनेशनल प्राइजेस क्रैश, क्योंकि जो इंटरनेशनल प्राइजेस थे वो कम हो चुके थे, क्रैश हो चुके थे। प्राइजेस इन इंडिया आल्सो प्लस, और फिर भारत में भी जो प्राइजेस जो है कम हो चुके थे। बिटवीन 1928 टू एंड 1934 वीट प्राइस इन इंडिया फेल बाय 50%। और कहते हैं 1928 और 1934 में जो भारत का जो वीट का, गेहूं का प्राइस था, वो कम से जो है आधा हो चुका था। जो पहले तो पूरा था, और अब जो है उसके बाद वो आधा हो चुका था पहले के मुकाबले। पीजेंट्स एंड फार्मर सफर्ड मोर देन अर्बन डवेलर्स। और जो किसान थे, पीजेंट और फार्मर जो थे, वो बहुत ही सफ़र कर रहे थे शहरों में, अर्बन डवेलर्स में, मोर देन अर्बन डवेलर्स। पीजेंट और जो किसान थे वो ज़्यादा सफ़र कर रहे थे इसकी बजाय कि जो शहरों में रहने वाले थे, क्योंकि जो गेहूं की कीमत कम हो गई थी, उसका तो इन पे असर हुआ ना, पीजेंट और फार्मर पे। अर्बन डवेलर्स पे तो नहीं था, क्योंकि ये तो प्रोड्यूस करते थे वीट को। दाउ एग्रीकल्चर प्राइजेस फेल शार्पली, द कॉलोनियल गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिड्यूस रेवेन्यू डिमांड। कहते एग्रीकल्चर प्राइजेस जो थे, एग्रीकल्चर जो चीज़ें थी स्टूडेंट, उनकी कीमतें तो गिर गई, लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो अंग्रेज़ लोग थे, उन्होंने तो मना कर दिया कि हम रेवेन्यू जो है कम नहीं करेंगे। जो हमारी रेवेन्यू डिमांड है, जो टैक्स लिया जाता है, कर लिया जाता है, उसको वो कम नहीं करना चाहते थे। पीजेंट्स प्रोड्यूसिंग फॉर द वर्ल्ड मार्केट वर द वर्स्ट हिट। और पीजेंट्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहे थे, वो अनाज जो उगा रहे थे, पूरे विश्व मार्केट के लिए उगा रहे थे, उनके ऊपर तो इसका बहुत ही बुरा असर हुआ। कंसीडर द जूट प्रोड्यूसर ऑफ बंगाल। अगर एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट, बंगाल में जो है जूट प्रोड्यूस किया जाता है। दे ग्रू रॉ जूट, वो कच्चा जूट बनाते हैं। दैट वाज प्रोसेस्ड इन फैक्ट्री फॉर एक्सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ गनी बैग्स। कहते दे ग्रू रॉ जूट, बंगाल में जो है जूट प्रोड्यूस किया जाता है, और वो कच्चा जूट बनाते हैं
फिर उनको फैक्ट्री में ले जाके स्टूडेंट एक्सपोर्ट किया जाता है, उनको बनाया जाता है और एक्सपोर्ट किया जाता है। उनके गन्नी बैग्स बनाए जाते हैं, बोरी के बैग्स बनाए जाते हैं। बट एज गन्नी एक्सपोर्ट्स कोलैप्स, परंतु जो गन्नी एक्सपोर्ट से जो बोरी थे और वो तो जो है कोलैप्स हो चुके थे। एंड द प्राइस ऑफ द रॉ जूट क्रैश्ड, और जो प्राइस था रॉ जूट का वो भी क्रैश हो चुका था, कम हो चुका था। मोर देन 60%, 60% जो इसकी कीमत कम हो चुकी थी। पीजेंट्स हु बोरोड इन द होप ऑफ ए बेटर टाइम और टू इंक्रीज आउटपुट इन द होप ऑफ हायर इनकम फेस्ड एवर लोअर प्राइजेस। कहते पीजेंट्स हु बोरोड इन द होप ऑफ बेटर टाइम्स, और लोगों ने, किसानों ने तो खरीदा था कि हमें बेटर टाइम मिलेगा, इससे जो उन्होंने उधार ले लिया। पीजेंट्स हु बोरोड इन द होप ऑफ बेटर टाइम और टू इंक्रीज आउटपुट, कहते किसानों ने तो जो उधार लिया था इसलिए लिया था कि हमें कुछ बेटर मिलेगा हमारी उससे जूट से, और हमें जो आउटपुट अच्छा मिलेगा, हायर इनकम होगी। और फेस एवर लोअर प्राइस, तो लेकिन उनको जो है लोअर प्राइस में जो उनको बेचना पड़ा। एंड फेल डीपर एंड डीपर इनटू डेप्ट, और फिर धीरे धीरे उनमें कर्ज हो गया। पहले तो उन्होंने पैसा उधार लिया, फिर उन्होंने अपनी जो है जूट की जो है फसलें लगाई, और जो उन्होंने जब उनको बेचा तो तब उसकी जो है कीमत 60% गिर चुकी थी। और जब 60% गिर चुकी थी तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है इतना आउटपुट तो आया नहीं, इतना पैसा तो आया नहीं उससे, क्योंकि चीज़ों की जो कीमतें गिर गई थी, और इससे धीरे धीरे भी वो कर्ज में आ गए थे। दस द बंगाल जूट ग्रोअर्स लेमेंट, और फिर जो बंगाल जूट के जो ग्रोअर्स थे जिन्होंने जूट को लगाया था, उनको तो अपने आप पे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था। स्टूडेंट, दीज आर द वर्ड्स सेड बाय सम पीजेंट, ये किसी पीजेंट के वर्ड्स हैं जो जूट को ग्रो करता है। वो कहता है ग्रो मोर जूट ब्रदर्स विद द होप ऑफ ग्रेटर कैश, और उसने कहा कि भाइयों ग्रो मोर जूट, ज़्यादा जूट लगाओ और इस उम्मीद से लगाओ कि ज़्यादा हमें कैश मिलेगा। कॉस्ट एंड डेप्ट ऑफ जूट विल मेक योर होप्स गेट डैश्ड, और कहते हैं जो कीमत है और जो जूट की कीमत है और जो जूट का जो है कर्ज है स्टूडेंट, तो ये बोला कि तुम्हारी उम्मीदों को जो है ख़त्म कर देगा, कि क्योंकि कीमत कम हो चुकी थी, कर्ज हो चुका था। उसने कहा तुम्हारी उम्मीदों को कम कर देगा। व्हेन यू हैव स्पेंट ऑल योर मनी, जब आपने इतना पैसा खर्च किया, गॉट द क्रॉप्स ऑफ द ग्राउंड, इतना पैसा खर्च किया फसल उगाने के लिए, और फसलें क्या होगा, गॉट द क्रॉप्स ऑफ द ग्राउंड, सारी फसलें जो हैं ज़मीन पे आ गई। ट्रेडर्स सिटिंग एट होम, और कहते जो व्यापारी हैं वो तो घर पे बैठे हुए हैं, और आप लोगों को क्या पे करते हैं, 5 रुपये पे करते हैं 1 मोंड के लिए। तो स्टूडेंट, दीज आर द वर्ड्स सेड बाय सम पीजेंट। अक्रॉस इंडिया पीजेंट्स इंडेप्टनेस इंक्रीज, और भारत में क्या हुआ स्टूडेंट, जो किसान थे उन पे कर्ज जो है बढ़ता ही चला गया। दे यूज्ड अप देयर सेविंग, मॉर्टगेज लैंड्स एंड सोल्ड वट एवर ज्वेलरी एंड प्रीशियस मेटल्स दे हैड टू मीट देयर एक्सपेंसेस। कहते हैं अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत में क्या हुआ, जो किसान थे उनकी जो है उनका कर्ज जो है बढ़ता जा रहा था, और उन्होंने अपनी सेविंग यूज़ की, उन्होंने अपनी ज़मीन को गिरवी रख दिया, और उन्होंने अपनी ज्वेलरी को बेच दिया, उनकी प्रीशियस जो चीज़ें थी उनको बेच दिया उन्हें। दे हैड टू मीट देयर एक्सपेंसेस, अपना घर चलाने के लिए। इन दीज डिप्रेशन ईयर्स इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्रीशियस मेटल। कहते इस डिप्रेशन में ही स्टूडेंट भारत ने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया प्रीशियस मेटल, नोटेबली गोल्ड को जो है एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। द फेमस इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड केन्स थॉट दैट इंडियन गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोटेड ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी। कहते ये एक फेमस इकोनॉमिस्ट था स्टूडेंट, अर्थशास्त्री था, उसका नाम था जॉन मेनार्ड केनिस था, और उसने ये कहा कि जब भारत ने गोल्ड एक्सपोर्ट करना शुरू किया ना, तो देश की इकोनॉमिक रिकवरी जो है प्रमोट होनी शुरू होगी। दे सर्टनली हेल्प्ड स्पीड अप ब्रिटेन्स रिकवरी, और इससे जो है जब वो भारत ने गोल्ड जो है एक्सपोर्ट करना शुरू किया, भारत में भी रिकवरी शुरू हो गई, और इससे जो है ब्रिटेन की रिकवरी भी शुरू हो गई। बट डिड लिटिल फॉर द इंडियन पीजेंट, परंतु इंडियन पीजेंट के लिए जो है बहुत कम था। Rural India was thus seething with the unrest when Mahatma Gandhi launched the civil disobedience movement at the height of the Depression 1931। कहते जो रूरल इंडिया था, जो भारत के गांव थे, वहाँ पे जो लोग अभी भी जो अनरेस्ट था, वहाँ के लोग अभी भी जो बहुत परेशान थे। जब महात्मा गांधी जी ने जो है लॉन्च किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1931 में, और जब डिप्रेशन अपना हाइट पे था और महात्मा गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया था।
द डिप्रेशन प्रूव्ड लेस ग्रीम फॉर अर्बन इंडिया। कहते जो भारत में जो शहरों में लोग रहने वाले थे उनके लिए ज़्यादा डिप्रेशन नहीं था, उनके लिए जो कम प्रूव हुआ ये, बिकॉज ऑफ द फॉलिंग प्राइस दोज विद फिक्स्ड इनकम्स। कहते बिकॉज ऑफ द फॉलिंग प्राइसेस, क्योंकि चीज़ों की कीमतें जो है कम हो गई थी, तो इसलिए शहर वालों को तो असर नहीं हुआ, इन पे इफेक्ट नहीं हुआ। गांव वालों को ज़्यादा हुआ है, क्योंकि जब कीमत गिर गई तो उनको आधे कीमत पे चीज़ बेचनी पड़ रही है, लेकिन शहर वाले तो खरीदार ही है ना, शहर वाले खरीदते हैं तो उनको तो आधी कीमत पे खरीदनी जो है ईजी है। बिकॉज ऑफ द फॉलिंग प्राइस, क्योंकि चीज़ों की कीमतें गिर गई थी। दो विद फिक्स्ड इनकम, और जिनकी जो है फिक्स इनकम थी। से टाउन dwelling लैंड ओनर्स हु रिसीव्ड रेंट्स एंड मिडिल क्लास सैलरी एम्प्लॉयड। कहते से टाउन dwelling लैंड ओनर्स, टाउन में तो क्या था, लैंड ओनर्स थे, ज़मीनों के मालिक थे, और वो क्या कहते उनको तो किराया आ जाता था। और मिडिल क्लास की सैलरी में, मिडिल क्लास के लोग जो थे उनको सैलरी आ जाती थी, क्योंकि वो एम्प्लॉय थे, उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता था। नाउ फाउंड देम सेल्फ बेटर ऑफ, और वो जो थे बेटर ऑफ थे। कहते ये जो डिप्रेशन है शहर वालों पे कम था, क्योंकि चीज़ों की कीमतें गिर गई थी, उनके लिए इजी हो गया था, और उनकी तो फिक्स इनकम थी। और शहर वाले जो लोग थे, और क्योंकि जो लैंड ओनर थे वो उनको किराया मिल जाता था, और जो मिडिल क्लास थे उनकी सैलरी फिक्स थी, और उनको जो बेटर ऑफ लग रहा था। एवरीथिंग कॉस्टलेस, हर चीज़ की कीमत जो है कम हो चुकी थी। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स आल्सो ग्रू एज द गवर्नमेंट एक्सटेंडेड टैरिफ प्रोटेक्शन टू इंडस्ट्रीज। और कहते हैं जैसे एक्सटेंडेड टैरिफ प्रोटेक्शन, इंडस्ट्रीज़ में टैरिफ प्रोटेक्शन जो है एक्सटेंड कर दिया था, कि टैरिफ जो है उनको जो बैरियर पे जो टैक्स देना पड़ता है उससे जो प्रोटेक्शन मिल गई थी, सरकार ने दे दी थी। तो अंडर द प्रेशर ऑफ द नेशनलिस्ट ओपिनियन, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट आल्सो ग्रू। कहते जो इंडस्ट्रीज़ की इन्वेस्टमेंट थी ना वो भी बढ़ गई थी। जो इंडस्ट्रीज़ की इन्वेस्टमेंट इसलिए बढ़ गई थी क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको टैरिफ प्रोटेक्शन दे दिया था इंडस्ट्रीज़ वालों को, कि उनका माल जब भी कहीं सप्लाई होता है, जहाँ भी कहीं बैरियर पे जाते हैं, तो उनको टैरिफ नहीं देना पड़ता था, उनको जो बैरियर टैक्स होता है वो नहीं देना पड़ता था। अंडर द प्रेशर ऑफ द नेशनलिस्ट ओपिनियन, क्योंकि ये नेशनलिस्ट ओपिनियन था, उसके प्रेशर में जो है सरकार को ये कदम लेना पड़ा, और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट जो है ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि उनको इंडस्ट्री वाले जब माल सप्लाई करते थे उनको टैरिफ जो है टैक्स नहीं देना पड़ता था। Student, I have taught you part 8th of this chapter. Rest of the thing I shall tell you in the next educational video. I think you might have understood. You tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.